आज हम इस वीडियो में गजल सम्राट जगजीत सिंह के बारे में बात करेंगे। कॉलेज में छोटी मोटी महफिलें लगाकर लोगों की फरमाइश पर गाने सुनाने वाले जगजीत सिंह ने अपने हुनर और मखमली आवाज़ से गज़लों को हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाई। चिट्ठी ना कोई संदेश, होश वालों को खबर क्या, कोई फरियाद, ये गज़लें जगजीत सिंह की आवाज़ में आज भी सदाबहार हैं। जगजीत सिंह की आवाज़ के जादू का अंदाज़ा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उनकी आवाज़ में गाना सुनने के लिए एक पायलट ने आधे घंटे तक फ़्लाइट लैंड नहीं करवाई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी जगजीत साहब की इतनी बड़ी प्रशंसक थी कि उनके हर शो की टिकट खरीद कर गाने सुनने जाया करती थी। 8 फरवरी 1941 को जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। सिख परिवार में जन्मे जगजीत सिंह का असल नाम जगमोहन सिंह रखा गया था। उनके पिता सरदार अमर सिंह धीमन सरकारी लोक निर्माण विभाग में काम किया करते थे। जब उन्होंने देखा कि जगजीत को गाने में रुचि है तो उन्होंने उनके शौक की कद्र की और उन्हें ट्रेनिंग दिलवा दी। गायकी में जगजीत सिंह इतने मगन रहने लगे कि उनका ध्यान पढ़ाई से हट गया और एक बार नतीजा यह निकला कि वह फेल हो गए। ये उनके पिता के लिए चिंता की बात थी, क्योंकि वो चाहते थे कि जगजीत या तो इंजीनियर बने या फिर आईएएस ऑफिसर। लाख कोशिशों के बावजूद जब जगजीत सिंह ने पढ़ाई को तवज्जो नहीं दी तो उनका दाखिला जालंधर के डीएवी कॉलेज में करवा दिया गया। आर्ट्स की डिग्री लेते ही जगजीत सिंह ने गायकी को ही अपना प्रोफेशन बनाने का फैसला किया। कॉलेज की कैंटीन में अक्सर जगजीत सिंह की गायकी सुनने वालों की भीड़ लगा करती थी। जेब में पैसे नहीं रहते थे तो जगजीत भी चंद गाने गाकर बिना पैसे दिए ही कैंटीन से निकल जाया करते थे। कैंटीन वाला भी अपनी डायरी में उनका हिसाब लिख लिया करता था, लेकिन कभी पैसे लेता नहीं था। जब जगजीत मशहूर गज़ल सम्राट बने तो एक दिन उसी पुरानी कैंटीन में जाना हुआ। वही पुराना मालिक संतोष सिंह मिला। संतोष ने उन्हें वही पुरानी डायरी खोलकर दिखाई जिसमें जगजीत सिंह का हिसाब लिखा था। हिसाब में 18 कॉफ़ी का हिसाब बकाया था। जगजीत ने माफ़ी मांगते हुए हिसाब चुकाने के लिए जेब में हाथ डाला तो कैंटीन वाले ने हाथ रोककर कहा कि आपने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, हमने भी उसके बदले मुफ्त में आपकी गज़लें सुनी थी। गायकी की ही बदौलत जगजीत सिंह को ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई। आगे उन्होंने हुनर निखारने के लिए पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमान खान से ट्रेनिंग ली। फिल्म मेकर सुभाष घई कॉलेज के दिनों से ही जगजीत के दोस्त थे। एक बार सुभाष घई ने जगजीत से कॉलेज के प्रोग्राम में गाने को कहा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि जगजीत गज़ल सुनाएंगे तो सामने बैठे लोग हंस पड़े। जैसे ही जगजीत स्टेज पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें इनकी गज़ल नहीं सुनी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर गज़ल सुनाना शुरू किया। चंद सेकंड में ही श्रोताओं के बीच पहले जैसा सन्नाटा छा गया और पूरा ऑडिटोरियम उनकी तालियों से गूंज उठा। दाढ़ी और बाल कटवाए तो पिता ने तोड़ लिया रिश्ता। पढ़ाई पूरी होते ही जगजीत पिता को बताए बिना मुंबई चले आए, क्योंकि वो फिल्मों में गाना चाहते थे। मुंबई आए तो कुछ महीनों तक संघर्ष करना पड़ा। फिर उन्हें एडवर्टाइजमेंट में छोटे मोटे काम मिलने लगे। इसी बीच गानों के लिए जगजीत कई स्टूडियो में चक्कर काट रहे थे। आखिरकार उन्हें HMV के 2 गाने मिल गए। पहला गाना था साकिया होश कहाँ था और दूसरा गाना था गम भूल गई। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी होते ही प्रोडक्शन के लोगों ने जगजीत सिंह की तस्वीरें मांगी। उस समय जगजीत सिंह पगड़ी पहना करते थे। प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर पगड़ी वाली तस्वीर कवर पर लगा दी तो लोग उन्हें टिपिकल सिख समझेंगे। गायकी की दीवानगी इस कदर थी कि जगजीत सिंह ने कवर फोटो के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा दिए। जगजीत के इस कदम से नाराज़ होकर उनके पिता ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और उनसे बात करना बंद कर दिया। शादीशुदा चित्रा ने किया जगजीत के साथ रिकॉर्डिंग करने से इनकार। स्ट्रगल के दिनों में जगजीत सिंह अक्सर ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी के ऑफिसर देबू प्रसाद के पड़ोस में रहने वाले गुजराती परिवार से मिलने आते थे। देबू प्रसाद को गानों और रिकॉर्डिंग में इतनी दिलचस्पी थी कि उन्होंने घर में ही एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बना लिया था। लोगों को पता चलने लगा तो कुछ गज़लों की रिकॉर्डिंग उन्हीं के घर पर होने लगी। देबू प्रसाद अपनी पत्नी चित्रा और बेटी मोनिका के साथ रहते थे। एक दिन बालकनी में खड़ी चित्रा ने देखा कि जगजीत टाइट
सफ़ेद पैंट पहने उनके पड़ोसी के घर जा रहे थे। चित्रा ने गौर किया कि जगजीत के आते ही पड़ोसियों के घर से गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब जब पड़ोसी चित्रा से जगजीत की तारीफ़ें करते थे तो वो जवाब में चित्रा यही कहती थी कि उन्हें इस लड़के की आवाज़ पसंद नहीं आई। समय गुजरता गया और जगजीत को गज़लों की रिकॉर्डिंग का काम मिलने लगा। वहीं चित्रा भी मशहूर सिंगर हो गई। एक दिन जगजीत को देबू के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चित्रा के साथ रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला, लेकिन चित्रा ने साफ कह दिया कि मैं इस भारी आवाज़ वाले लड़के के साथ रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। जगजीत ने उन्हें जवाब में कहा, आपकी ज़रूरत भी नहीं है। चित्रा नाराज़ तो हुई, लेकिन नए लड़के का अभिमान देखकर इम्प्रेस हो गई। रिकॉर्डिंग का सिलसिला चल पड़ा और दोनों में दोस्ती हो गई। चित्रा के पति से इजाज़त लेकर उनसे शादी की। 30 रुपए के खर्चे में हुई शादी। बात 1968 की है। चित्रा के पति देबू प्रसाद ने एक दूसरी महिला के लिए उन्हें छोड़ दिया। देबू नामी शख्सियत थी, तो ज़्यादातर लोगों ने उनका साथ देते हुए चित्रा से दूरी बना ली, लेकिन जगजीत सिंह ने अपनी दोस्त का हर कदम पर साथ दिया। जब चित्रा अकेली पड़ गई तो जगजीत ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। चित्रा ने जवाब में कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और अभी मेरा तलाक नहीं हुआ है। जगजीत ने जवाब में कहा, मैं इंतज़ार करूँगा। 1969 में देबू और चित्रा का तलाक हो गया और देबू ने दूसरी शादी कर ली। तलाक के बाद एक दिन जगजीत सिंह देबू प्रसाद के पास पहुँचे। उन्होंने देबू से कहा कि वे चित्रा से शादी करना चाहते हैं। उनका साहस देखकर देबू ने भी उन्हें इजाज़त दे दी। देबू से इजाज़त मिलने के बाद जब उन्होंने अपने परिवार से इजाज़त मांगनी चाही तो हर कोई शादीशुदा और एक बच्चे की मां चित्रा से उनकी शादी करवाने के खिलाफ था। इसके बावजूद दोनों ने कदम पीछे नहीं लिए और 1969 में शादी कर ली। बेटी मोनिका की कस्टडी भी चित्रा के पास ही रही।